ओके, चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवर स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। चैट बॉक्स में कैन यू क्विकली कंफर्म? If you can hear me, if you can see the screen properly, perfect. Thank you. Let us begin with our main subject, business laws. Economics is also a main subject, but main जिस पे हमको ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, बिजनेस लॉज। कल घर पर जाकर किसी ने देखा क्या थोड़ा बहुत एटलीस्ट, क्या सिलेबस, क्या कैसा, क्या आईसीआई की वेबसाइट, कुछ तो भी देखा क्या? ओके अच्छा, कितने लोगों के पास में मॉड्यूल्स है अभी? ओके ठीक है। आप लोगों की मॉड्यूल्स मतलब क्या प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बाकी है? मॉड्यूल्स रह ओके ठीक है, बात करता हूं। पहले यूनिट की अगर अपन हुआ तो एक काम करते हैं, प्रिंट आउट दे देते हैं सो दैट आप उससे रेफर कर पाओ। ठीक है, बिजनेस लॉज सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, कैसा है, अपन ने देखा था कल, राइट? पहले यूनिट के साथ में, पहले चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ में स्टार्ट करते हैं, राइट? बिफोर स्टार्टिंग वंस गणपति बाप्पा मोरया। चलो, चैप्टर का वेटेज लगभग देखा जाए तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो पास ट्रेंड है पिछले 2-3 अटेम्प्ट से। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है। कंपलसरी वाले क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, राइट? सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कभी तो भी ये क्वेश्चन एक आता है इसका। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्या क्या देखना है अपने को? लॉ क्या है, उसके एनफोर्समेंट कैसे होती है, एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, मेजर रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, स्ट्रक्चर क्या है एक जुडिशियल सिस्टम का हमारे, टाइप्स ऑफ लॉस क्या है, ये सारी चीजें हमको जो है बेसिकली यहां पर कवर होने वाली है। इंट्रोडक्शन, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ? सही में कभी सोचा है क्या कि अपने को ये लॉ क्यों पढ़ना है? जस्ट बिकॉज अपने को सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए आईसीआई ने बोला है, बट क्यों दिया हुआ है? अभी ऑब्वियसली आईसीआई ने सिलेबस में दिया है तो कुछ ना कुछ तो उसका रेलेवेंस रहेगा ना, राइट? क्या लगता है क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सब्जेक्ट? मैं जो बोलता हूं हिंदी आपको समझ में आती है ना? क्या लगता है क्यों इंपॉर्टेंट है? कर सके, ओके। और is it only because it has been prescribed in the syllabus, or really you will need this knowledge as a member of the our reputed institute of chartered accountants of India? क्या बोलते हैं वो? अवेयरनेस ऑफ लॉ इज एसेंशियल टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं, क्या लॉ के बारे में भी अवेयरनेस होना जरूरी है। फिर सर लॉयर्स क्या करेंगे? लॉयर्स है, लॉयर्स उनमें स्पेशलाइजेशन और डिटेल में उनकी नॉलेज है, बट एटलीस्ट एक बेसिक, एक थ्रेशोल्ड लेवल का नॉलेज नहीं, क्या दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में होना चाहिए। क्रिमिनल लॉज, पीनल कोड्स, इसके बारे में नहीं रहा तो चलेगा, बट एटलीस्ट जो बिजनेस से रिलेवेंट लॉज है उनके बारे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में नॉलेज होना रिक्वायर्ड है, जो कि दुनिया चाहती है। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन मेनी लीगल मैटर्स। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी के साथ में काम करता है, तो कभी भी कोई भी दिक्कत आई कंपनीज एक्ट के कोई भी मैटर में या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉज में, सबसे पहले हर कोई कहां आता है? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बताइए, इसका आपके बारे, आपको क्या व्यू है इसके बारे में, कैसा क्या लगता है? वी कैन एडवाइज अवर मैनेजमेंट एंड ऑल्सो क्लाइंट्स एटलीस्ट एट द बेसिक और थ्रेशोल्ड लेवल। एक अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हुए जब आप आगे जाओगे इंटर लेवल पर एंड फाइनल लेवल पर, आपको एक सब्जेक्ट रहेगा टैक्सेशन। इंटर लेवल पर एक ही सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पता है थोड़ा बहुत, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में? इनकम टैक्स बेसिकली। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आता है? जीएसटी, राइट। पहले जो है बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज, वैट एक्सेट्रा, बट अभी जो है जीएसटी इज द मेन थिंग। तो वहां पर इंटर लेवल पर 100 मार्क्स का और फाइनल लेवल पर दोनों भी 100 मार्क्स के अलग अलग, डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट आएगा। ये जो टैक्स है ना वो भी एक्चुअली लॉ ही है, डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, ऐसा जो है वो बोलते हैं उसको, राइट। एटलीस्ट वो लॉज आगे चल के समझने के लिए, प्लस इन लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, लॉ को पढ़ते कैसे हैं, प्लस जो बिजनेस लॉज है उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमको होना जरूरी है। रिमेंबर, टैक्स लॉज आर ऑल्सो लॉज, राइट। इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्सपर्ट इन टैक्सेशन यू शुड possess बेसिक अवेयरनेस ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. The purpose of regulatory framework is to provide a set of uniform rules and regulations that will govern the conduct of people. जो हम बोलते हैं एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब क्या? पूरी एक न्याय व्यवस्था, पूरी एक कानून व्यवस्था जो हमारी है, पूरे हमारे देश का कोर्ट्स, पुलिस, जो भी पूरी जो व्यवस्था है उसको अपन बोल सकते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। इसको हमको जो है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहली बात तो बनाया क्यों गया है? सो एज टू गवर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि दो पर्सन एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोई डीलिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो सबका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, किसके लिए क्या रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे, क्या रेगुलेशंस एप्लीकेबल रहेंगे, बिजनेस किस तरीके से होना चाहिए, राइट। ये सब के लिए रूल्स रेगुलेशंस जो है गवर्न करने के लिए जो चीज बनाई गई है उसको टोटलिटी में अगर अपन देखें तो बोल सकते हैं अपन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. Purpose is to provide set of uniform rules and regulations that will govern conduct of people interacting with each other in personal as well as business relationship. अब लॉ की अगर अपन बात करें, जो अपन आज देखते हैं, जिस फॉर्म में लॉ को आज देखते हैं, डायरेक्टली ये लॉ ऐसा ही बना है क्या? नहीं. शुरुआत से जब से दुनिया बनी तब से लॉ बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टेंस में था क्या? नहीं. पहले तो जैसे अपन ह्यूमन है वैसे ह्यूमन भी ऐसा नहीं था. पहले तो इंसान भी बंदर से ही अपन बोलते हैं इवॉल्व हुआ है. तो लॉ भी नहीं क्या, ऐसे ही धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग के साथ में इवॉल्व हुआ है. जैसे मैनकाइंड हैज इवॉल्व्ड वैसे ही लॉ हैज आल्सो इवॉल्व्ड. थ्रूआउट दिस जर्नी we have always needed laws and regulations to guide us on the right course of conduct as well as to identify violations and punish them. धीरे धीरे हर एक लेवल पर, पहले कोई और फॉर्म में था, अब जो है एक ज्यादा एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में है, बट हर लेवल पर लॉ की जरूरत हमेशा से रही है सो दैट एक कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश किया जाए एंड जो गिल्टी है, जिसने गलत काम किया है, उसको पनिश किया जाए, ये सारी चीजें हो सके. अगर अपन बात करें एंशिएंट लॉ की ना, जो ओल्डेस्ट लॉ या फिर लॉ ये कहां से चालू हुआ था, किसने कॉन्सेप्ट लाया था, तो एक नाम आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कोड ऑफ हम्मुराबी. कोड ऑफ हम्मुराबी क्या है? हम्मुराबी क्या है? सबसे पहले तो हम्मुराबी एक राजा था, ठीक है, जो बेबीलोन एक प्लेस है वहां पर रूलर था. कब? फ्रॉम 1792 टू 1758 BC बिफोर क्राइस्ट. इट इज नोन एज द ओल्डेस्ट लॉ इन द रिटन फॉर्म. उन्होंने क्या किया था, उनके हिसाब से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स बनाए थे और उसको ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर रहते थे उस टाइम पर, उस पर ऐसा कार्व करवा दिया था एंड उसको सिटी में बीच में कहीं पर लगवा दिया था, सो दैट हर किसी को पता रहे एंड उसके हिसाब से हर किसी का बिहेवियर जो है वो गवर्न होता था. He carved the code on bulky stones and placed it on different places all over the city so that public may have the knowledge of the codes. उसके बाद में 450 BC में set of laws was engraved on 12 bronze tablets. रोम में 12 bronze tablets, जैसा एक मिनट आपको बताओ एग्जाम्पल. 12 किधर गया है? टेबल्स उनको भी बोला जाता था. इस तरीके के वहां पर ब्रॉन्ज टैबलेट्स लगाए गए थे, राइट, ओल्डेस्ट फॉर्म में. अगेन उस पर बहुत सारी चीजें लिखी गई थी कि ये जो है फॉलो होना चाहिए, राइट.
which is considered as the most detailed code of any civilization and called the 12 tables. इसको 12 tables भी बोलते हैं. बट धीरे धीरे जैसे जैसे ओवर टाइम अमेंडमेंट्स होती गई, इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे लॉ में भी चेंजेस होते गए, सिस्टम में चेंजेस होते गए, और आज जो हम लॉ देखते हैं जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में वैसा लॉ आया गया. एज पर द रिक्वायरमेंट चेंजेस होते होते जो हम आज देखते हैं वो लॉ आया. ना यहां तक ये जो था अपने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था, ठीक है, क्वेश्चन जनरली इस पर नहीं आता है. अब आते हैं अपनी मेन चीजों पर. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ. क्वेश्चन 1-2 अटेम्प्ट पहले आया था, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज सोर्सेस ऑफ लॉ, फॉर 6 मार्क्स. सबसे पहली चीज, लॉ मतलब है क्या. ये क्या लगता है आपको, क्या है लॉ, मतलब क्या है. ओके ओके, लॉ क्या बोलते हैं वो, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज. आपने ऐसे तरीके से इस चीज में ऐसी चीज करना है. आप अगर किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको वो आगे जो आपने प्रॉमिस किया है वो चीज करनी पड़ेगी. अगर आपने नहीं की तो आपको फाइन लगेगा, आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे सामने वाले को. आपका ये ऑब्लिगेशन है ऐसा करने का, आपकी ये ड्यूटी है ऐसी करने की. आपने किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपने चोरी चकारी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. ये सब क्या है, अपने ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज है, राइट. किसने लगाए हैं ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज, गवर्नमेंट ने, इंपोज बाय द गवर्नमेंट. अच्छा, गवर्नमेंट ने काय के लिए लगाया गया, बस ऐसे ही मजा आता फ्री बैठी थी गवर्नमेंट इसलिए लगाया गया, नहीं. काय के लिए, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड जस्टिस टू द सोसाइटी, सो दैट एक सोसाइटी में पूरे हमारे न्याय व्यवस्था बनी रहे, सबको न्याय मिले, जस्टिस मिले एंड सबका वेलफेयर हो, इसलिए, राइट. इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, वो उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सबके लिए, जो अपन बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्स कल्चर को पूरा ध्यान में रख करके बनाया गया है. सोशल डाइवर्सिटी मतलब जैसे डिफरेंट कास्ट क्रीड के लोग हैं यहां पर, राइट. पॉलिटिकल मतलब अगेन यहां पर अपन आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका डिवीजन. इकोनॉमिक, अलग अलग इकोनॉमिक कैटेगरी के, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, बट लॉ सबके लिए मेनली सेम ही है, राइट. कल्चरल एस्पेक्ट्स, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं लोग, राइट. इसको सबको ध्यान में रखते हुए एक, जैसे अब जो अपन बोल सकते हैं कास्ट वगैरह, इनके लिए भी कास्ट वाइज भी अलग अलग कानून मतलब लॉज है बेसिकली, राइट, टू रिप्रेजेंट अवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री. ठीक है, इसको मार्क कर लेना. आया क्वेश्चन तो 2 मार्क के लिए ऐसा आ सकता है, ऐसी कैसी डेफिनेशन लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, लॉ तो अपन ने समझ लिया क्या है, बट ये लॉ जो है वो आता कहां से है. या बनता कैसे है, या बनता कहां से लॉ आता है, कहां से आता है ये लॉ, क्या लगता है. गवर्नमेंट से, ओके. ये एक लॉ है, ये एक एक्ट है, ये आता कहां से है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड विथ ईच अदर. कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा, राज्यसभा. अब देखो, लॉ का नहीं, क्या एक सोर्स नहीं है हमारे पास में, मेन 4 सोर्सेस हैं लॉ के, ठीक है, जहां से हमको लॉ मिलता है या लॉ बनता है. सबसे पहला, सबसे बेसिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, राइट. मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया आर 4, बट मेन इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपना संविधान जो कि लिखा गया था, राइट. बेसिक फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, जो अपन सब सुनते हैं बोलते हैं, राइट. ये सब कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है. इनफैक्ट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है.
कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। सारे बेसिक राइट, एक बेसिक आधार या फिर बेसिक फाउंडेशन पूरे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक हो गया ये। दूसरा, स्टैच्यूज और लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। पार्लियामेंट जो आपने बोला लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट असेंबलीज, ये जो नियम कायदे कानून बनाते हैं, जो एक्ट्स बनाते हैं, जो स्टैच्यूज बनाते हैं, स्टैच्यूज एक्ट्स जैसे एक ही है काइंड ऑफ, वो जो बनाते हैं, वो जो लॉ बनाते हैं, ये सारी चीजें दूसरा सोर्स हो गया, राइट। तीसरा, प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स। देखो, प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस मतलब क्या है? ए और बी के बीच में कोई मैटर पे झगड़ा हो गया, वो दोनों गए कोर्ट में, कोर्ट ने लॉ को देखा, इनके केस को देखा, सर्कमस्टांसेस को देखा, सिचुएशन को देखा कि यहां पर ऐसी ऐसी चीज हुई है, एक ही बात सही है, ठीक है। ये एक डिसीजन हो गया। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद सी और डी के बीच में भी सेम मैटर पे सेम चीज पर झगड़ा हुआ, उनके बीच में भी सर्कमस्टांसेस वगैरह सब सेम थे, राइट। तो यहां पर नहीं, क्या जो यहां पर कोर्ट रहेगा वो इसका रेफरेंस ले सकता है कि भाई पहले इस मैटर पे ऐसा डिसीजन हुआ है ना, उसी को यूज करके यहां पर तुम्हारे लिस्ट में भी ऐसा डिसीजन होकर के तेरी बात सही है। ये जो कोर्ट ने इसको रेफर किया है ना पुराने वाले डिसीजन को, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, प्रीवियसली डिसाइडेड मैटर्स, प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, राइट। हर एक पॉइंट पर अपन डिटेल में और आएंगे अपने को आगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्ट्स क्या है, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली। ये हो गया तीसरा सोर्स। चौथा सोर्स क्या है? एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूजेजेस। कहीं कहीं पर नहीं गया, स्पेसिफिक लॉ नहीं लिखा हुआ है, बट क्या बोला हुआ है शुरुआत से एक पद्धत चलते आ रही है, शुरुआत से ऐसा ही वहां पर होते आ रहा है, उसी को फॉलो किया जाता है, उसको ही एज अ लॉ मान लेते हैं, दैट इज एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूजेजेस, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट के थ्रू ही सब कुछ होता है, राइट। वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द बेसिस एंड सोर्स फॉर ऑल लॉज। पार्लियामेंट में इलेक्ट कौन करता है लोगों को? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा में इलेक्शन कौन करता है उन लोगों का? हम लोग जो इलेक्शन देखा होगा, सुना, किया तो नहीं होगा, सब लोग 18 के प्लस है क्या अभी? नहीं, ठीक है, किया नहीं होगा, सुना तो होगा, पता तो होगा इलेक्शन होते हैं, इन्हीं के लिए तो होते हैं वो इलेक्शन। अच्छा चलो, आपको एक बार नहीं गया, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं। देखो, एक होता है पार्लियामेंट, ठीक है। यहां पर जो लोग इलेक्ट होकर के जाते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन एमपीज या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। अभी 1-1.5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था पूरे इंडिया के लिए, राइट, वहां पर दिस इज वो इलेक्शन काय के लिए था? पार्लियामेंट के लिए। सांसद जिसको अपन बोलते हैं, संसद भवन, एक पर्सन को अपन सांसद बोलते हैं, राइट, जो यहां पर एमपी है। ये लोग इलेक्ट होकर के जाते हैं पार्लियामेंट में, जो हमारे एरिया से हर एक पर्सन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग डिसाइडेड ऑब्वियसली होती है, और वो पूरे इंडिया के कुछ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर जाकर के बैठते हैं इन द पार्लियामेंट, और वो सब डिसीजन लेते हैं। यहां पर पार्लियामेंट में से ही एक पर्सन जो कि एज अ चीफ इलेक्ट होता है, वो कौन है? स्पीकर, वो पार्लियामेंट को रेगुलेट करने के लिए, बट एक इंडिया के लिए, इंडिया को पूरा चलाने के लिए, दैट पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर, हमारे मोदी जी, राइट। दे आर इलेक्टेड देयर। अब पार्लियामेंट जो है वो जो भी नियम कायदे कानून बनाएगा वो कहां पर एप्लीकेबल होंगे? पूरे इंडिया पर। एसी रहने तो बंद करूं।
दूसरा, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब यहां पर कौन लोग जाते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जिनके इलेक्शन अभी इसी साल में थोड़े टाइम पहले महाराष्ट्र के हुए थे, राइट। आमदार जो अपन बोलते हैं, राइट, वो लोग इसमें इलेक्ट होते हैं। इनका इलेक्शन कौन करता है? हम लोग ही करते हैं वापस, राइट। इनको इलेक्ट करके हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलते हैं। इनकी पावर पूरे इंडिया पर रहेगी क्या? इनकी पावर कहां रहेगी? सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसे ही हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर एक स्टेट के इलेक्शन होते हैं, अकॉर्डिंगली वो लोग वहां पर जो है चुन करके आते हैं। और इनका जो एक चीफ अपॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? चीफ मिनिस्टर। जो कौन है अभी महाराष्ट्र के लिए? देवेंद्र जी फडणवीस, राइट। ऐसा जो है एक सिस्टम हमारे इसमें होता है। वी इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। दोनों इलेक्शन हम ही करते हैं, राइट। हम जो पार्लियामेंट में बेसिकली इलेक्शन करते हैं ना, वो लोकसभा के लिए करते हैं। पार्लियामेंट में भी नहीं, क्या, दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में हम लोग ही इलेक्शन करते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए बेसिकली जो MLAs है ना स्टेट्स के वेरियस, वो लोग मिलकर के राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा वालों को अपन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। These representatives make laws in parliament or in their state assemblies as the case may be. ये लोग मिलकर के लॉज वगैरह बनाते हैं उनकी स्टेट असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, राइट। द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, ये कहां अप्लाई होगा? जनरली अप्लाई थ्रू आउट ऑल और अ पोर्शन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट चाहे तो पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के कोई पार्ट के लिए जो है कानून बना सकता है, ठीक है। बट लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई ओनली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ दैट स्टेट्स कंसर्न, ठीक है। अब ये जो हमारा सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, एक सेंटर में एक मेन बॉडी, एक मेन पावर, और हर एक स्टेट में डिवाइडेड, मतलब सेंटर में एक पावर तो है, प्लस साथ ही में स्टेट्स को भी अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पावर्स दी गई है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं इसको? फेडरल। इसके पहले नहीं, क्या, एक यूनिटरी सिस्टम था। बहुत सारी कंट्रीज आज ऐसी भी है जो कि यूनिटरी सिस्टम फॉलो करती है। यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट, बस, उसके अलावा और कोई नहीं, उनके हाथ में सब पावर, उनके ही हाथों में सब कुछ, कंट्रोल वगैरह। एक यूनिटरी मतलब वन, ठीक है। एक सेंट्रल बॉडी, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन, बस उन्होंने जो बोला खत्म। स्टेट वगैरह लेवल पर कोई और बॉडी नहीं है। यहां पर थोड़ी सी अगेन हमको हिस्ट्री दी है ब्रिटिश के टाइम से। ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था पार्लियामेंट में, उनके पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले था। उसको ही रिप्लेस करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है। इट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। उसने यूनिटरी से फेडरल जो है हमारा सिस्टम चेंज किया था। पावर जो है फेडरल में आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑब्वियसली सेंट्रल में एक पावर प्लस स्टेट्स में भी कुछ पावर, और ऑब्वियसली हर एक मैटर की पावर ना तो सेंटर के पास में, हर एक मैटर की पावर ना तो स्टेट के पास में। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। 1937 में एक फेडरल कोर्ट था जिसका was established had the jurisdiction of appellate, original and advisory. Appellate jurisdiction, original jurisdiction and advisory jurisdiction, ये क्या होता है अपन जब कोर्ट्स में आएंगे नीचे तब अपन देखेंगे। Powers of appellate jurisdiction was extended to civil and criminal cases, whereas advisory jurisdiction was extended with the powers of federal court to advise governor general. फेडरल कोर्ट को कुछ पावर्स दी गई थी, कोई कोई मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में वो फर्स्ट हैंड सुन सकता है कोई भी मैटर को, प्लस कुछ एडवाइजरी
उसको पावर दी गई थी कि वहां पर गवर्नर जनरल ये सब और भी स्ट्रक्चर था वहां पर, अपने लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, जो एक उस टाइम का स्ट्रक्चर था उसमें अलग अलग उनको पावर जो है वो दी गई थी। अब द फेडरल कोड ऑपरेटेड फॉर 12 years एंड हर्ड रफली 151 केसेस। फेडरल कोर्ट को निकाल करके क्या बना? इंडिया करंट एपेक्स कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हम बोलते हैं सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो जो है इंडिया का बना। इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एनी आइडिया? हाँ, दिल्ली में है, ठीक है, एक ही सुप्रीम कोर्ट रहता है, राइट? सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, एक देश का सबसे मेन कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, उसने जो बोला फाइनल, उसके बाद में कहीं पर कोई भी अपील वगैरह नहीं हो सकती, ठीक है? आएंगे अपन उस पर डिटेल में कोर्ट्स में। और इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट की अगर अपन बात करें तो हर एक स्टेट का जो है हाई कोर्ट है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फोरमोस्ट लॉ। अपना जो लॉ है वो डेमोक्रेसी बेसिस पर बना हुआ है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जो डेमोक्रेसी अपन पढ़ते हैं बचपन से, राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रोटेक्ट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. It also lays down fundamental duties as well as powers and duties of government. सिर्फ सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या पावर्स है, ये भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ने क्या 3 लिस्ट दी हुई है, ठीक है, 3 ऐसी अलग अलग लिस्ट दी है. एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है जॉइंट लिस्ट, या इसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं. सेंट्रल को कभी कभी यूनियन लिस्ट वगैरह भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है. क्या है ये लिस्ट? सेंट्रल लिस्ट में वो सारे मैटर्स दिए हैं जिसके रिलेवेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस या लॉज बना सकती है. पार्लियामेंट सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है. जैसे कि डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स के रिलेवेंस में कोई भी स्टेट अपना कोई रूल नहीं बना सकती. ये सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? उन्होंने जो बोला वही फाइनल, बरोबर. दूसरा होता है स्टेट लिस्ट. ये अपन ने एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे उसमें चीजें हैं. एक होता है स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट जो है वो नियम, कायदे, कानून बना सकती है और कोई नहीं. मतलब सेंटर उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती. जो स्टेट ने बताया, जैसा स्टेट ने बनाया वैसा फाइनल, ठीक है. इसमें कौन से मैटर आते हैं? जनरली लोकल मैटर्स, जैसे लोकल पुलिस हो गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वाटर, सैनिटेशन, ये सब चीजें, और एग्रीकल्चर आता है. ये सारी चीजें आती है स्टेट लिस्ट में. एक होती है जॉइंट और कॉन्करेंट लिस्ट. ये क्या रहेगी फिर? जिसमें दोनों भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है. ऐसे सारे मैटर्स जॉइंट और कॉन्करेंट लिस्ट में दिए रहते हैं. इसमें एक अपने को एग्जांपल दिया है स्टैंप ड्यूटी. कोई भी चीज पर स्टैंप ड्यूटी कैसे क्या लगेगी, ये आता है जॉइंट और कॉन्करेंट लिस्ट में. ये सब अपन ने एक एक एग्जांपल दिया है. इसमें मल्टीपल बहुत सारे आइटम्स आते हैं, ठीक है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 लिस्ट: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड जॉइंट लिस्ट. जैसे इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. सो थ्रू आउट इंडिया वी हैव ओनली वन लॉ फॉर इनकम टैक्स which will be implemented by the central government through Ministry of Finance. उसके बाद में we have both central and as well as state governments can pass law. उसके लिए joint list. Levy of stamp duty is such example. Both central and state government have laws governing levy of stamp duty. ठीक है, लिस्ट देख लिया, लॉ देख लिया, क्या है, कहां से बनता है, कहां से आता है, बट ये बनता कैसे है, इसकी प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है,
ये अपने को शॉर्ट में दिया हुआ है यहां पर, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, राइट। देखो, कोई भी लॉ एक पार्लियामेंट को, या एक बेसिकली पार्लियामेंट की अपन बात करते हैं अभी, कोई पार्लियामेंट को अगर एक लॉ बनाना है, ठीक है, हमारा जो मेन पार्लियामेंट है उसको लॉ बनाना है, कैसे बनाएगा वो? डायरेक्टली बस ला दिया ये लॉ खत्म, ऐसा क्या? नहीं, इतने सारे लोग होते हैं, किसके हिसाब से होगा? जिस किसी को भी कोई नया लॉ लाना है, प्रपोज करना है, वो पहले नहीं क्या, एक ड्राफ्ट रेगुलेशन बना करके प्रेजेंट करता है, ठीक है। वो ड्राफ्ट रेगुलेशन को क्या बोला जाता है? बिल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बिल। वो बिल कहां पर प्रेजेंट होता है? लोकसभा में। अब देखो, इसका अगर अपन देखें तो लोकसभा के पहले राज्यसभा में भी किया जा सकता है, बट उसके भी सर्टेन रूल्स है, कोई कोई मैटर्स है जिसमें आप डायरेक्टली राज्यसभा में नहीं कर सकते, पहले लोकसभा में ही करना पड़ेगा। बट अभी के लिए अपने को जो दिया है, पहले कहां होता है? लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, जो अपन पूरा सुनते हैं, जो लोकसभा में आज ये हुआ, अलग अलग मैटर्स पर चर्चा होती रहती है वहां पर, राइट। फिर बाद में सब डिस्कशन होने के बाद में कोई भी बिल को क्या किया जाता है? वोटिंग की जाती है। वोटिंग करने के बाद में अगर मेजॉरिटी ने उसको पास कर दिया, मेजॉरिटी लोग बोलते हैं हाँ ये सही है, ये पास होना चाहिए, तो फिर इट इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड बाय द लोकसभा। लोकसभा में पास हो गया कि बन गया का कानून, फिर कहां जाएगा वो? राज्यसभा में, राइट। राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग होगी। राज्यसभा में भी मेजॉरिटी ने अगर हां बोल दिया है तो इट इज कंसिडर्ड बाय राज्यसभा। कभी कभी लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस ऐसा भी बोला जाता है। दोनों हाउसेस ने पास करने के बाद में लॉ फिर बन जाएगा क्या यहां पर? फिर क्या होगा? फिर यह जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, सर आप देखिए आपको ये सही लगता है ना, आप इस पे अपनी असेंट, होकार किंवा नाकार जो भी है दे दीजिए। एक बार प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया कि जनरली इट इज कंसिडर्ड फाइनल, बट इफेक्टिव एंड एप्लीकेबल वो कब से होगा? फ्रॉम द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। प्रेसिडेंट ने असेंट देने के बाद में भी हो गया फाइनल ऐसा नहीं है, लास्ट स्टेप एक होती है नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। कि ऑफिशियल गैजेट क्या है? ऑफिशियल गैजेट ने क्या, एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट की एक रिपोजिटरी समझो, एक पब्लिकेशन का एक प्लेस समझो। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल चीज अगर गवर्नमेंट को पब्लिश करनी है, बतानी है, तो कहां होती है पब्लिश? ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। जिस टाइम पर नोटिफिकेशन हो गया वहां से जो है लॉ लागू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक और चीज क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल लॉ को नोटिफाई करते टाइम पर डेट थी फॉर एग्जाम्पल 25 मार्च, पर लॉ में नहीं क्या, स्पेसिफिकली जो एक्ट बन रहा है, जो लॉ बन रहा है, उसमें लिखा है दिस लॉ शुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025। तो फिर ये लॉ, ये एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। क्यों? पहले नोटिफिकेशन हो गया है, बट लॉ में स्पेसिफिकली बोला है ना कि ये डेट से एप्लीकेबल है, उसी डेट से फिर वो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अगर ये ऐसी कोई डेट दी हुई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है लॉ के अंदर कि कौन सी डेट से इफेक्टिव वगैरह क्या होगा, तो फिर क्या होगा?
जिस दिन वो नोटिफाई हुआ उसी टाइम से, उसी डेट से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द 25th मार्च इटसेल्फ। यही हमारा प्रोसेस है। व्हेन द लॉ इज प्रपोज्ड इट इज कॉल्ड अ बिल। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट द लॉ इज पास्ड इन लोक सभा, thereafter it has to be passed in Rajya Sabha. It then has to obtain the assent of the President of India. Finally, law will be notified by the central government in publication called the Official Gazette of India. The law will become applicable from the date mentioned in the notification as the effective date. Once it is notified and effective, it is called an act of parliament. इस तरीके से कोई भी एक लॉ जो है वो पूरा बनता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके, ये जो पैराग्राफ है ना, ये एक बार वापस से सब लोग पढ़ेंगे। दिख रहा है सबको? अच्छे से वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़ लो। डन क्या? एक और चीज पढ़ना है आपको। व्हाट इज लॉ? ये वाली चीज, दो लाइंस। ठीक है, अब अगर बुक्स होगी तो बंद कर दो सामने और राइटिंग वाली बुक निकालो। ठीक है, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। बिना देखे जो अपन ने पढ़ा, जो आपको याद है लिखिए, जैसा याद, जो लैंग्वेज में जैसा याद है लिखिए। यू हैव गॉट अराउंड 5 minutes। Online guys also.
ओके स्टॉप, हो गया क्या? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ? Law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare and providing justice to the society. India's legal framework reflects the social, political, economic and cultural aspects of our vast and diversified country. किस किसने ऐसा लिखा है? हाफ ओके, प्रोसेस पे आते हैं। यहां से एक बार देखो किसका मैच कर रहा है, बताओ तो। लैंग्वेज, प्रोसेस, कर रहा है किसी का? क्यों? समझ तो अपने को गया है अच्छे से। एक बार अभी हाथों हाथ भी पढ़ लिया अपन ने, फिर भी लिखते आया क्या हाथों हाथ? वर्ड टू वर्ड ऑब्वियसली। I want basically, I want you to understand कि अपन एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अपने को हाथों हाथ लिखते भी आ जाएगा। पढ़ने के साथ, समझने के साथ में पहली चीज जो जरूरी है वो है रिवीजन। सर एक बार रिवाइज तो हमने किया था यहां पर, एक बार रिवीजन से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, जो थियरी सब्जेक्ट्स है, उसमें एक बार रिवीजन से कुछ नहीं होगा। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आपकी रिवीजन लगेगी। दूसरी चीज, रिवाइज आप 1, 2, 3 बार भी कर लो, बट जब तक आप उसको लिख के नहीं देखोगे, यहां पर आ जाएगा, बट लिख कर नहीं देखोगे तो यहां से यहां का कोऑर्डिनेशन नहीं जमेगा। लिखने जब अपन जाते हैं ना कोई भी चीज को, तब अपने को समझ में आता है कि अच्छा अब क्या लिखूं, ये अपने को समझ में ही नहीं आता जल्दी से। राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन is very important in this subject called business laws. Consistently starting से अगर आप ये चीज करोगे तो आपको आखिर में बेनिफिट इसका मिलेगा। नहीं करोगे तो आखिर में अगेन बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाएगा एंड अगेन फिर थोड़ा बहुत चांसेस पर, लक पर अपना रिजल्ट डिपेंड हो जाएगा। राइट? सब लोगों को शुरुआत से ही राइटिंग प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग करनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने को एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड चाहिए, किसी का नहीं आ सकता। वो जो इंडिया का टॉपर होता है उसका भी नहीं आ सकता लॉ में एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड हर एक चीज। बट अपने को क्या करना है, थोड़ा सा उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जैसा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, उनके जो जार्गन, जो वर्ड्स है, जो टेक्निकल वर्ड्स है, लीगल वर्ड्स है, ये सब अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। राइट? एक और चीज, आंसर लिखते टाइम पर अपन इस पर स्पेशल सेशन लेंगे आफ्टर वी गेट इनटू द फ्लो एंड एक बार अपने को सब चीजें समझ में आने लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, आंसर कैसे लिखना होता है। बट अभी के लिए आपको एक चीज बताऊं तो देखो, क्वेश्चन नहीं क्या, दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, एक होते हैं केस लॉ बेस्ड। आपके इसमें पेपर में अगर अपन देखें तो लगभग 60-70% क्वेश्चंस आर केस लॉ बेस्ड। आपको एक केस दे दिया जाएगा, सिनारियो दे दिया जाएगा, उसमें क्या डिसीजन होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। अपन जो आगे चलकर प्रोविजंस वगैरह पढ़ेंगे वो आपको प्रोविजंस लिखनी पड़ेगी, फैक्ट्स जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखना पड़ेगा, और वो फैक्ट्स के हिसाब से कैसे अपने को एप्लीकेबल होता है ऊपर वाली प्रोविजंस, उसके हिसाब से डिसीजन क्या होगा ये आपको उसमें लिखना पड़ेगा। आएंगे अपन उस पर डिटेल में। दूसरा होता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, जैसे ये वाला था जो अभी मैंने बोला आपको, दिस वाज डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, विच वाज अ प्लस पॉइंट, कि बहुत सारे लोग, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए, बिल, उसके नीचे वो ऐसा एरो करके लोकसभा, राज्यसभा, वो बहुत सारे लोगों ने लिख रहे थे अभी। राइट? अपने को जो बुक में दिया है बस वो ही फाइनल है, ऐसा नहीं है। आपको आंसर प्रेजेंट करते टाइम पर अगर आप कोई छोटे से चार्ट्स या कोई छोटे से डायग्राम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सको, इंक्लूड कर सको, तो वो क्या करता है, आपका इंप्रेशन बढ़ाता है।
ऑन द चेकर। ठीक है, अब चेकर के पास में 100-200 पेपर्स होते हैं एक चेकर के पास में। बेसिक लेवल पर अपनी अपनी लैंग्वेज में मैक्सिमम लोग लिख देते हैं, बट आप दूसरों से अलग कैसे हो, आप दूसरों से अलग क्यों हो, यह आपको अपने राइटिंग के थ्रू ही बताना पड़ेगा, राइट? तभी आपको दूसरों से बेटर ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो ये एक जो पॉइंट है, अपन मल्टीपल पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे अपने आंसर्स को लिखने करने में, बट ये एक पॉइंट जहां पर इंक्लूड हो सकती है ऐसी चार्ट्स और डायग्राम्स, वहां पर इंक्लूड करिए। हर एक क्वेश्चन में जबरदस्ती नहीं करना है अपने को, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो भी अपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बट जहां पर हो सकता है, जहां पर पॉसिबल है, वहां पर डेफिनेटली अपन ने ये चीज करनी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए रुकते हैं यहां पर लॉ के लिए। थैंक यू सो मच।